हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम BA 6 सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर सेकंड जो है ना, उसी का सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं, यूनिट 4 का, जिसका टाइटल होने जा रहा है ग्लोबल साउथ G77। इससे पहले के लेक्चर वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बाकी मेजर्स की भी प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो सेशन जो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल साउथ जो टर्म है ना, ये यूज़ की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए उन कंट्रीज़ को जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, जो अक्सर जो है इन एरियाज़ के अंदर आती है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, तो इन एरियाज़ के अंदर जो कंट्रीज़ आती है उनको कहा जाता है ग्लोबल साउथ। और G77 जो है ना, ये कोलेशन है इन्हीं साउदर्न स्टेट्स का या साउदर्न कंट्रीज़ का। 77 साउदर्न कंट्रीज़ का कलेक्शन है ये, जहाँ पर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है ना विद इन UN जो है प्रमोट करती है अपनी कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को और जो है इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं अपनी नेगोशिएटिंग जो कैपेसिटी है उनकी UN के अंदर। वो ग्लोबल साउथ का जो डिफाइनिंग फीचर है ना, उसके अंदर आता है उनका लो पर कैपिटा इनकम और हायर पोवर्टी रेट होती है इन कंट्रीज़ के अंदर, और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और जो प्राइमरी सेक्टर है ना, वो जो है डोमिनेटेड है इकोनॉमीज़ के अंदर, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड होता है इनकी इकोनॉमीज़ के अंदर। एग्रेरियन सोसाइटीज़ होती है ज़्यादातर, इनके अंदर जो है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो है ना उतनी नहीं होती है, और साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ जो है वो कम होती है इनके अंदर। और अगर हम पॉलिटिकली देखें तो बहुत सारे जो स्टेट्स है इनके अंदर जो आते हैं, जो कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ के अंदर आती है, उन्होंने जो है कॉलोनियल रूल फेस किया है और अभी भी जो है वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस अपनी गवर्नेंस सिस्टम्स के अंदर। जब हम सोशली देखते हैं तो वहाँ पर जो है हमें ये देखने को मिलता है कि इनके अंदर जो है पॉपुलेशन जो है रैपिडली जो है ग्रो कर रही है, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसका डेफिसिट हमें देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। और पब्लिक हेल्थ जो है वो बर्डन जैसा बन गया है इनके ऊपर, जो पब्लिक हेल्थ है उसके ऊपर कम ध्यान दिया गया है। अगर हम ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें तो ये कंट्रीज जो है ना अंडर रिप्रेजेंटेड रहती है ग्लोबल एरा के अंदर या फिर ग्लोबली, लेकिन इन कंट्रीज़ ने जो है कोलिशंस जो है फॉर्म करना स्टार्ट कर दी है, जिनसे ये कंट्रीज़ जो है अपने आप को डेवलप्ड नेशन जो है बनाने के लिए जो है स्ट्रगल कर रही है। इन कोलिशंस के अंदर आता है G77 और ब्रिक्स, और भी बहुत सारे जो है कमिटीज़ वगैरह जो है बनाई गई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ताकि इन जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने बनाई है कलेक्टिवली, इनसे जो है इनकी भी वॉइस जो है रिप्रेजेंट हो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। और कलेक्टिवली जो है इन ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, जो मैंने आपके सामने रखे इन ग्लोबल साउथ के बारे में, इन ग्लोबल साउदर्न कंट्रीज़ के बारे में, ये शेप करता है इनकी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ को और नेगोशिएटिंग पोजीशंस को इन मल्टीलेटरल फॉर्म्स। जब हम G77 के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो G77 जो है ना, ये 77 कंट्रीज़ का ग्रुप है। ये एक लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली रिप्रेजेंट करती है साउदर्न नेशंस को, ग्लोबल साउथ को, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ के अंदर हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करती है UN के अंदर। और ये इस्टेब्लिश की गई थी 15 जून 1964 के अंदर, और 77 डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उन्होंने ये वाला जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है वो साइन किया था। अभी जो है इसके अंदर जो है 130 मेंबर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं G77 के अंदर, लेकिन फिर भी इसका नाम जो है G77 ही रखा गया है, ये चेंज नहीं किया गया है और ये रिटेन किया गया है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस G77 की, इसीलिए ये रिटेन किया गया है। और इनका जो मेन पर्पस है G77 वालों का, वो है टू प्रमोट कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, एनहेंस जॉइंट
negotiation capacity and strengthen South-South cooperation in United Nations system. So इनका ये पर्पज़ है कि ये प्रमोट करना चाहते हैं कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को, और इन्हेंस करना चाहते हैं जॉइंट नेगोशिएशन कैपेसिटी को, और जो है स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ये साउथ कोऑपरेशन को यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी G77 का क्या रोल रहा है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स के अंदर। पहला आता है कलेक्टिव बारगेनिंग पावर। सो G77 के वजह से जो है कलेक्टिव बारगेनिंग पावर मिलती है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो UN जनरल असेंबली है वहाँ पर, और UNFCCC जो है ना वहाँ पर भी जो है G77 की वजह से जो है नेगोशिएशंस के अंदर मदद मिलती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। सो G77 जो है ना ये एज अ सिंगल ब्लॉक जो है काम करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और वहाँ पर जो है नेगोशिएशंस करता है। वहाँ पर जो है नेगोशिएटिंग पावर्स जब कलेक्टिवली जो है बहुत सारी कंट्रीज़ मिलेंगी तो वहाँ पर जो है उनका जो है वोटिंग कोटा भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर जो है वहाँ पर जो है ये पुश करते हैं अपनी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं ना उनकी प्रायोरिटीज़ को। इसके साथ साथ इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो UN जनरल असेंबली है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन IMF UNFCCC जो है, इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो की डिमांड्स रहती है G77 कंट्रीज़ की वो होती है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो जो रिचर कंट्रीज़ है ना उनको जो है बियर करना है लार्जर शेयर ऑफ द कॉस्ट इन द एग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ है क्लाइमेट के लिए, उसके अंदर जो है जो रिचर कंट्रीज़ है उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंपनसेट करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो जो है मिटिगेट कर सके जो क्लाइमेटिक क्राइसिस है इस वक्त उसको। और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र जो है ये भी एक डिमांड है, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। सो इनका ये कॉल रहता है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ होती है उनको यूज़ किया जाना चाहिए, और क्लाइमेट को बचाने के लिए जो है स्केल अप करनी चाहिए, यानी कि बढ़ानी चाहिए फाइनेंसिंग, और डेवलपिंग पैक्ट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा साइन करने चाहिए। थर्ड जो चीज़ हमें देखने को मिली है G77 की तरफ से वो है नोटेबल इंटरवेंशंस करता है G77। सबसे पहला जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोहा डिक्लेरेशन किया गया। वहाँ पर जो है एडवोकेट किया गया कि जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ दी जाती है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा वो जो है रिड्यूस कर दिए जाने चाहिए। और दूसरा जो है वो है G77 प्लस चाइना ब्लॉक इन COP नेगोशिएशंस, जो इंश्योर करती है लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज करेगी हर एक पार्टी के नेशनल सर्कमस्टेंसेस को। थर्ड नोटेबल इंटरवेंशन जो हमें देखने को मिला G77 के द्वारा वो है समिट डिक्लेरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है समिट डिक्लेरेशंस करती रहती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर 2024 के अंदर जो है मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन किया गया, जिसके अंदर जो है स्ट्रेस दिया गया कि जो कोविड-19 है ना उसकी रिकवरी के लिए जो है स्ट्रेस किया गया, यानी कि कोविड-19 से जो इम्पैक्ट्स पड़े हैं डेवलपिंग नेशंस के अंदर उसको रिकवर करने के लिए जो है स्ट्रेस दिया गया। इसके साथ साथ जो बाकी मुद्दे होते हैं जैसे कि फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी या फिर कंसेशनल फाइनेंसिंग, सो इसके ऊपर भी जो है स्ट्रेस दिया जाता है थ्रू समिट डिक्लेरेशंस। तो कंक्लूड वी कैन से कि G77 जो है एक ऐसा एम्बॉडीमेंट है, एक ऐसा पार्ट है ग्लोबल साउथ का जो एक सेंट्रल रोल अदा करता है इन रीशेपिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, यानी कि जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स है उनको रीशेप करने में जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है G77। और ये कुछ इस तरह से जो है एड्रेस करता है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को, और जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रायोरिटीज़ है उनको जो है फॉरवर्ड रखता है। ये कंटिन्यूसली जो है इवॉल्व हो रहा है और स्ट्रेटेजिक यूज़ कर रहा है अपनी कॉन्सेंसस बार्गेनिंग का, और ये एक की प्लेयर या फिर की डिटर्मिनेंट बन के उभर कर आ रहा है ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर। आज के इस सेशन से जो है हमारा जो है जो सेकंड मेजर है ग्लोबल पॉलिटिक्स वो जो है कंप्लीट होता है। यहीं पर गेस्ट पेपर मैं आपको दे दूंगा और उसके लिए आप टेंशन मत लेना। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।